welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of Class 9 Political Science Chapter 4, which is Working of Institutions. So let's begin. First question, when did the Government of India appoint the Second Backward Classes Commission? तो भारत की सरकार ने Second Backward Classes Commission को कब अपॉइंट किया था? Answer is A. In 1979. Next question, who was the head of the Second Backward Classes Commission? तो Second Backward Classes Commission के head कौन थे? Answer is D. B.P. Mandal. That is why it is also known as Mandal Commission. Next question, when did Mandal Commission submit its report? तो Mandal Commission ने अपने रिपोर्ट को कब सबमिट किया था? Answer is B. 1980. Next question, what objective was Mandal Commission appointed with? तो मंडल कमीशन या सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कौन से एम के साथ, कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ अपॉइंट किया गया था? आंसर इज A. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. तो इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था इस मकसद से कि ये क्राइटेरिया एक मतलब क्राइटेरिया बनाए कि हम जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको कैसे पहचानेंगे और फिर उनके लिए रिकमेंड करें, उनकी बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए स्टेप्स रिकमेंड करें एडवांसमेंट के लिए. Next question, how much percentage of government jobs was to be reserved for socially and educationally backward classes proposed by recommendation of Mandal Commission? तो हमें बताना है कि कितना परसेंट गवर्नमेंट जॉब्स का हिस्सा जो है वो रिजर्व रखना था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ने, और इस परसेंटेज को किसने रिकमेंड किया था? तो मंडल कमीशन है. तो हमें वो परसेंटेज बताना है ऑफ रिजर्व्ड गवर्नमेंट जॉब्स. आंसर इज C. 27%. जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं ये सिर्फ उनके लिए था कि 27% गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए रिजर्वेशन रहेगा. Next question, which political party in its election manifesto promised that if voted to power, it would implement the Mandal Commission report? The Lok Sabha election of 1989. तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा किया कि अगर वो पावर में आती है, अगर उसे सफिशिएंट वोट मिलते हैं और वो जीतती है तो वो क्या करेगी? मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेगी, यानी कि एग्जीक्यूट करेगी, लागू करेगी. और ये इलेक्शन कौन सा था? लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989. मंडल कमीशन अपॉइंट की गई 1979 में, रिपोर्ट आया 1980 में, पर फिर भी देखिए ऑलमोस्ट डिकेड हो गया लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. तो ये जो पार्टी है, हमें बताना है कौन सी पार्टी ने प्रॉमिस किया कि अगर वो जीतती है तो इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेगी, इसके रिकमेंडेशंस को. आंसर इज बी. जनता दल. Next question, who was the Prime Minister of India under whom Mandal Commission recommendations were implemented? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया? आंसर इज A. वीपी सिंह. वीपी सिंह जनता पार्टी के लीडर थे और इन्हीं की पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो जीतेंगे तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, और ठीक हुआ भी ऐसा. वीपी सिंह के अंडर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया. Next question, when did the Government of India issue the order known by that office memorandum number this मंडल कमीशन रिपोर्ट? तो हमें बताना है कि भारत की सरकार ने इस ऑफिस मेमोरेंडम नंबर यानी कि मंडल कमीशन रिपोर्ट के ऑर्डर को कब इशू किया? आंसर इज A. August 13, 1990. Next question, some persons and associations opposed to this order filed a number of cases in the courts. They appealed to the courts to declare the order invalid and stop its implementation. The Supreme Court of India bunched all these cases together. This case was known as, तो ये जो हमने ऑफिस मेमोरेंडम की बात की जो इशू किया गया था उसके खिलाफ कई सारे लोग और संगठने इकट्ठा हो गए और उन्होंने बहुत सारे केसेस को फाइल कर दिया कोर्ट में. उन्होंने अपील किया कोर्ट से कि इसे इनवैलिड कराया जाए और जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसे स्टॉप किया जाए. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इन सारे केसेस को एक साथ बंच कर दिया टुगेदर, और इस केस का नाम क्या था हमें ये बताना है.
Answer is C. Indra Sahane and others versus Union of India case. 11 judges of Supreme Court heard arguments of both sides. By a majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of Government of India was valid. तो 11 judges की बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड के सुने और ये कहा कि जो ऑर्डर है ये वैलिड है. 1992 में डिक्लेयर कर दिया कि ये जो ऑर्डर है वो वैलिड है. तो अब हम द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को समराइज करेंगे. इतना सारा जो क्वेश्चंस किया उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए इसे समराइज करते हैं. तो सबसे पहले अपॉइंट किसने किया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. कब अपॉइंट किया? 1979 में. इसके हेड कौन थे? तो बीपी मंडल. इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? मंडल कमीशन भी कहते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या एम था? ये क्राइटेरिया बताना जिससे कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इंडिया में पहचाना जा सके और उनके लिए स्टेप्स को रेकमेंड करना. रिपोर्ट कब आया? इस कमीशन जो सेटअप हुई थी इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो 1980 में. रिकमेंड क्या किया? क्या स्टेप्स बताया कि 27% रिजर्वेशन हो गवर्नमेंट जॉब्स में. फिर इसे तुरंत लागू नहीं किया गया. ऑलमोस्ट अ डिकेड लेटर लोकसभा इलेक्शंस जब थे 1989 में, तब जनता दल ने ये प्रॉमिस किया कि अगर ये पावर में आए तो क्या करेंगे? इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके रिकमेंडेशंस को. और ठीक ऐसा हुआ भी. वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और इसे इम्प्लीमेंट किया गया. अब हम बात करते हैं कि ये कैसे हुआ, प्रोसेस क्या था. तो सबसे पहले प्रेसिडेंट अपने पार्लियामेंट के एड्रेस में उन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट के इंटेंशंस हैं इसे इम्प्लीमेंट करने के. फिर यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन ऑन 6 अगस्त 1990. फिर वीपी सिंह ने पार्लियामेंट को एक स्टेटमेंट के थ्रू, दोनों ही हाउसेज में, जो पार्लियामेंट की दोनों हाउसेज है उसमें एक स्टेटमेंट के थ्रू पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया. फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ड्राफ्टेड एन ऑर्डर. जॉइंट सेक्रेटरी साइंड ऑन इट ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और इस ऑर्डर को इशू कर दिया गया 13 अगस्त 1990 ऑफिस मेमोरेंडम. ठीक है. तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ. अब देखते हैं रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इंदिरा सहाने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कुछ लोग ऑब्जेक्ट करने लगे. कुछ लोगों को लगा कि ये एडवांसमेंट के लिए है, कुछ लोगों को लगा कि जो मेरिट वाले लोग हैं, जो हो सकता है ज़्यादा अच्छा उनके पास मेरिट हो फिर भी रिजर्वेशन की वजह से उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स ना मिले, तो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंदिरा सहाने एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में बंच कर दिया. इसे 11 जजेस ने सुना और डिक्लेयर किया कि ये ऑर्डर वैलिड है. 1992 में डिक्लेयर किया गया. पर कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ बदलाव और चेंजेस लाने को भी कहा गया. और क्या चेंज लाने को कहा गया? कि इन्हें वेल टू डू जो लोग हैं उसे एक्सक्लूड किया जाए रिजर्व सीट से. यानी कि जो क्रीमी लेयर हैं, जो ऑलरेडी अच्छे खासे कंडीशन में है, उन्हें इस रिजर्व सीट का बेनिफिट नहीं दिया जाए. तो दूसरा इशू किया गया ऑफिस मेमोरेंडम 8 सितंबर 1993 को. चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. और बुक में ये जो हम सारा क्वेश्चन करते आए और ये सब जो स्टेप्स पढ़ते आए वो सब एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, ये बताने के लिए कि कैसे कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस है और कैसे काम करती हैं. तो हम ये जो प्रोसेस देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया, प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में ये सब जो है वो कौन सा स्टेप हो गया? लेजिस्लेचर का. फिर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ड्राफ्टेड इन ऑर्डर और जॉइंट सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे इस पे साइन किए. तो ये क्या हो गया? एग्जीक्यूट करना, यानी कि एग्जीक्यूटिव का फंक्शन हो गया. उसी तरह से हमने देखा कि कैसे डिस्प्यूट के केस में कौन से ऑर्गन गवर्नमेंट की काम आई. तो ये थी जुडिशरी. तो ये 3 ऑर्गन्स के एग्जाम्पल के फॉर्म में इसे दिया गया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. तो वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनल अथॉरिटी है कानून बनाने के लिए किसी भी कंट्री में? आंसर इज ए, पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउसेज और चैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट डू वी हैव इन इंडिया. तो कितने हाउसेज हैं और चैम्बर्स हैं पार्लियामेंट के इंडिया में? आंसर इज बी, 2. 2 हाउसेज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज इज नोन एज द अपर हाउस. तो इनमें से कौन सा हाउस है जिसे अपर हाउस के नाम से जाना जाता है? आंसर इज सी, ए एंड सी, यानी कि राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं. और लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल. तो अपर हाउस है ये राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोअर हाउस कौन सी है? लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल या काउंसिल ऑफ द पीपल.
Next question, the president of India is a part of parliament. Which house he or she belongs to? तो हमें पता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट के संसद के में पार्ट हैं, तो हमें बताना है कि वो कौन से हाउस के मेंबर हैं. आंसर इज डी, नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस. वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, ना तो अपर हाउस के ना तो लोअर हाउस के. हाँ, पार्ट है पार्लियामेंट के पर किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स? तो कौन सी हाउस है पार्लियामेंट की जो कि मनी मैटर्स यानी कि मनी रिलेटेड बिल हो गया, बजट हो गया, इन सब मैटर्स में ज़्यादा पावर्स एक्सरसाइज करती है? आंसर इज बी, लोकसभा. Next question, which house of parliament has the power to say that they have no confidence in the council of ministers? All ministers including the prime minister have to quit. तो हमें बताना है कि वो पार्लियामेंट की कौन सी हाउस है जिसके पास ये पावर है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नो कॉन्फिडेंस कहे, और अगर ऐसा होता है तो सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को क्विट करना पड़ेगा. तो ये कौन से हाउस के पास पावर है? तो आंसर होगा बी, लोकसभा. हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है जो लोकसभा में मेजॉरिटी एंजॉय करे, तो इसलिए ये पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है टू से नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो अब हम पार्लियामेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है उसे समराइज करेंगे. पार्लियामेंट को क्या कहा गया है? फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज. ये हम क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं. और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशूज़? तो आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट, हाईएस्ट फोरम. याद रखना है. देखिए, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट होती क्या है? ये नेशनल असेंबली है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की. स्टेट में पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अब देखिए पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा. तो पार्लियामेंट के पार्ट है प्रेसिडेंट और दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा. प्रेसिडेंट देखिए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस. पार्ट तो है पार्लियामेंट के पर किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है. लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस या चैम्बर, जबकि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस या चैम्बर. लोकसभा हाउस या काउंसिल ऑफ पीपल, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स. लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स, जबकि राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. लोकसभा मनी रिलेटेड लॉ या बिल या बजट के मामले में ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से. राज्यसभा सिर्फ इन्हें 14 डेज के लिए डिले कर सकता है. और देखिए, अगर कोई भी लॉ लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए, तो ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे, सहमति दे, तभी वो बिल जो है लॉ बन जाता है. तो ये पार्लियामेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द एग्जीक्यूटिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट द एग्जीक्यूटिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? Answer is C. Political leaders who take the big decisions fall in permanent executive. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है. जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और वो शॉर्ट स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही इलेक्टेड होते हैं पीपल के थ्रू. तो देखिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव या जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज से जो आते हैं, वो पीपल कौन है? दे आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, और एग्जीक्यूटिव्स आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द सिविल सर्वेंट्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है सिविल सर्वेंट्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में? आंसर इज डी, दे डिसाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस. ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो शॉर्ट टर्म बेसिस पर स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपॉइंटेड होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पीपल के, वो डिसाइड करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस. देखिए, जो सिविल सर्वेंट्स हैं या परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, वो ऑफिस में रहते हैं, बने रहते हैं, अगर रूलिंग पार्टी चेंज करे, ठीक है. दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करते हैं इन कैरिंग आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. तो देखिए, इनके पास ज़्यादा नॉलेज भी होता है. जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, सिविल सर्विस भी हैं, और ये एक्सपर्ट्स होते हैं मैटर पे, पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना है, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस कौन लेगा?
political executive. Next question. Why does the political executive have more power than the non political executive? Or why is the minister more powerful than the civil servant? The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. तो मैं बताना है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर क्यों होता है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, या फिर मिनिस्टर क्यों ज़्यादा पावर है सिविल सर्वेंट से, जबकि सिविल सर्वेंट्स ज़्यादातर ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं सब्जेक्ट का. Answer is A. The minister is an elected representative of the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. जो मिनिस्टर है भले ही वो नॉन परमानेंट है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, पर फिर भी वो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, इसलिए वो एक्सरसाइज करता है द विल ऑफ पीपल ऑन देयर बिहाफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? आंसर इज बी, द प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर के. जो पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी होगी जिस पार्टी की, उसके लीडर को ही अपॉइंट किया जाता है एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर का, भारत की प्रधानमंत्री का कितना टर्म होता है, कितने ईयर्स का? आंसर इज डी, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर. तो प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता. देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के बारे में नहीं कहा गया है, कुछ फिक्स नहीं है. हमारे कंट्री में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? उस पार्टी का लीडर जो लोकसभा में मेजॉरिटी एंजॉय करे. तो जब तक लोकसभा के इलेक्शंस में वो पार्टी की मेजॉरिटी रहती है, तब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं उस पार्टी के लीडर. तो ये बात ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर. हम लोगों को लगता है कि 5 ईयर्स है, पर लोकसभा इलेक्शंस के जो टर्म है हर 5 साल पे होते हैं, और उसमें जो मेजॉरिटी रहती है उनके लीडर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर के कोई भी फिक्स टर्म नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है उनका? आंसर इज B. It usually has 60 to 80 ministers of different ranks. Next question. Which of the following is known as the inner ring of the Council of Ministers? तो इनमें से कौन सा inner ring of Council of Ministers के भी नाम से जाना जाता है? Answer is A. Cabinet Ministers. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? तो इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? आंसर इज बी एंड सी. तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? ये ऑफिशियल नेम है उस बॉडी की जिसमें सारे मिनिस्टर्स इंक्लूड रहते हैं. जबकि कैबिनेट मिनिस्टर्स में कौन से मिनिस्टर्स होते हैं? तो यूजली टॉप लेवल लीडर्स of the ruling party or parties who are in charge of the major ministries. और ministries of a state with independent charge में कौन होते हैं? are usually in charge of a smaller ministries. और ministers of a state कौन होते हैं? attached to and required to assist cabinet ministers. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की कंपोजिशन या स्ट्रेंथ कितनी होती है? आंसर इज A. About 25 ministers. Next question. Which of the following statements is not true about the Prime Minister of India? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में? Answer is C. When the Prime Minister quits, the entire ministry remains in office. ये स्टेटमेंट गलत है. जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो जितनी भी मिनिस्ट्री है वो सभी साथ में क्विट करती है. हाँ, ऐसा कहा भी जाता है कि ये जो मिनिस्टर्स है दे सिंक एंड स्विम टुगेदर. डूबते भी साथ में और तैरते भी साथ में है. मतलब ऑफिस में है तो साथ में सब मिनिस्ट्रीज रहते हैं ऑफिस में, और अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर देते हैं तो सारे के सारे को क्विट करना पड़ता है. आप प्राइम मिनिस्टर के पावर्स एंड फंक्शंस को भी ज़रूर पढ़े बुक में से. कुछ फंक्शंस यहाँ भी दिए गए हैं कि वो कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करते हैं, सबसे पावरफुल हैं कैबिनेट में,
और प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर इज बी, जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, तो हमें बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आंसर इज बी, बी एंड सी, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द नॉमिनल हेड। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है और रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। बाकी हेड ऑफ स्टेट एंड नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। आप पिक्चर में हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी को देख सकते हैं। और ये क्या है? हेड ऑफ स्टेट है और नॉमिनल हेड है। सेरेमोनियल फंक्शंस हैं इनके। और पीएम क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के हेड और रियल हेड है। ये रियल में पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? तो भारत के प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? आंसर इज बी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को। हमारे बुक में इसके स्टेप्स नहीं दिए गए, इसलिए हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया? तो सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया का कौन है? आंसर इज ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब समराइज करेंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को। तो प्रेसिडेंट क्या कहलाते हैं? हेड ऑफ स्टेट। जबकि प्राइम मिनिस्टर क्या कहलाते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो है ये हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है, फॉर्मल। और प्राइम मिनिस्टर क्या है? एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल पावर। सारे पावर्स का एक्सरसाइज कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ये नॉमिनल, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है या पावर है, जबकि प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड या पावर है। और प्रेसिडेंट को और क्या कहा जाता है? चीफ कमांडर। मतलब प्रेसिडेंट और है क्या? चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और भी बहुत सारे पावर्स एंड फंक्शंस हैं जिनके जो कि बुक में दिए हुए हैं, तो उन सबको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ जुडिशरी डू वी हैव इन इंडिया? तो भारत में कौन सी प्रकार का जुडिशरी है? आंसर इज ए, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस? तो सिविल और क्रिमिनल केसेस में कौन सा हाईएस्ट कोर्ट है अपील का? आंसर इज डी, सुप्रीम कोर्ट। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बी रिमूव्ड? तो अगर कोई जज है जो कि सुप्रीम कोर्ट का है और हाई कोर्ट का है, उसे कैसे अपने पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है? आंसर इज बी, by an impeachment motion passed separately by 2/3 members of the two houses of parliament। तो ये नाम याद रखना है, impeachment motion। impeachment प्रोसेस के थ्रू हम किसको हटा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। और आज तक भारत के इतिहास में कोई भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद होना चाहिए। Next question, the courts can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them. This is known as, तो हमें बताना है कि इस पावर को हम क्या कहेंगे जब किसी भी कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाता है किसी भी लेजिस्लेशन को या एक्शन को एग्जीक्यूटिव के कंट्री में, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को तय करना का जो पावर है जो उनके सामने रखा गया है, इस पावर को क्या कहा जाएगा? आंसर इज C, the judicial review. Next question, what does PIL stand for? तो हमें बताना है कि PIL का full form क्या है? Answer is D, public interest litigation. Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of government. This is called public interest litigation. Next question, what is a coalition government? तो coalition government क्या होती है? Answer is A government formed by an alliance of 2 or more political parties. ऐसी सरकार जो कि 2 और 2 से अधिक पार्टी के अलायंस से बनी हो। अभी आपने एग्जाम्पल देखा होगा, रिसेंट में बिहार में इलेक्शंस चल रहे थे, वहाँ पे आपने कवरेज में देखा होगा कि बीजेपी और JDU जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, उन दोनों का अलायंस था और ये अलायंस का नाम क्या था? NDA।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये एक कोalition गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। ये क्या करती हैं, पहले ही पार्टीज डिसाइड कर लेती हैं कि कौन सीएम बनेगा और इनका एक प्रोपेगेंडा क्या रहेगा, एम क्या रहेगा, मैनिफेस्टो क्या रहेगा। तो ये कॉमन गोल पहले ही बता दिया जाता है। और ये क्या होता है, एक तरह से कोalition गवर्नमेंट, जब कोई सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिले तो वो 1 2 3 पार्टी मिला करके गवर्नमेंट बनाती हैं। तो एग्जाम्पल में एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन की तरह एक्ट करता है, प्रोटेक्टर की तरह? आंसर इज ए, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स अपॉइंटेड, तो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है? Answer is C, by the President on the advice of Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of Supreme Court. तो President अपॉइंट करते हैं, उनको एडवाइस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, और साथ में कंसल्ट किसे किया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, आप इन सबको जरूर पढ़ें। So in this way, we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Political Science chapter 4, which is the working of institutions. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।